हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंतर्गत आपको पूरी लाइब्रेरी साइंस पढ़ाई जाएगी। हम जिस रिसोर्स से पढ़ रहे हैं वो है डॉक्टर अमित कसूर जी की जो बुक है उनकी गाइड, जो ग्रेजुएशन में भी काम आती है और लाइब्रेरी के एग्जाम में भी काम आती है। न केवल राजस्थान, पूरे भारत में भी जो भी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहा है वो इस बुक को पढ़ सकता है मेरे साथ जुड़ करके। यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेज आपको डेली अपलोड होती रही। 15 या 20 दिन में, मुश्किल से 15 दिन में या 20 दिन में ये पूरी बुक ख़त्म कर दी जाएगी। पहला पार्ट हमने कर लिया है, कल हमारी एक वीडियो हो चुकी है। आप उस वीडियो को जाके पहले देखिए फिर आगे बढ़िए। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की क्या भूमिका है। रोल ऑफ लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। शिक्षा, वो पूछ रहा है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की क्या क्या भूमिका है। आधुनिक समाज के सदस्य होने के नाते हम अच्छी तरह जानते हैं कि आधुनिक समाज में मनुष्य की आवश्यकता में सबसे प्रमुख आवश्यकता शिक्षा ही है, और बिना शिक्षा के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है और ना ही वह समाज का उत्थान कर सकता है। मनुष्य के आत्म विकास में जितनी भूमिका शिक्षा की है उतनी ही भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की है। जिस प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार पुस्तकालय के बिना शिक्षा की कल्पना करना भी मुश्किल है। जैसा कि आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए। यहाँ पे आपको को बाद में, इसके बाद में क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए भी, जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों की सीरीज भी चलाई जाएगी। और यदि आप कहेंगे तो हम जीके भी चलाएंगे इसके अंदर, जो आपको कहीं परेशानी नहीं आए। म- मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक संसाधनों का गठन किया गया, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, मार्केट आदि। उसी प्रकार की लाइब्रेरी का भी गठन किया गया। और पुस्तकालय अपने उद्देश्य और कार्यों के लिहाज से सभी संस्था से अधिक विस्तृत है। वह यह समाज की कई आवश्यकताओं को पूरी कर पाने में सक्षम है। पुस्तकालय शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। पुस्तकालय शिक्षा के दोनों रूप, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक है। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की आवश्यकता या भूमिका निम्न है। देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालयों की आवश्यकता भूमिका कौन कौन सी है। औपचारिक क्षेत्र में ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिक क्षेत्र में, औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका निम्नलिखित है। स्कूली शिक्षा में, इन स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा में पुस्तकालय का काफ़ी बड़ा योगदान है। इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित सभी प्रकार के पुस्तक आदि का संकलन होता है। स्कूली शिक्षा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। स्कूल शिक्षा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। सभी स्तर के विद्यालय पुस्तकालय की जरूरत के हिसाब से पुस्तकालयों का संग्रह करते हैं। इनमें पाठ्यक्रम की पुस्तकें, शब्दकोश, ज्ञानकोश, सामान्य ज्ञान, कहानी आदि, लेखों आदि प्रमुख है। कॉलेज शिक्षा में, कॉलेज की शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या अधिक होने के कारण, विद्यार्थियों की जो संख्या है वो अधिक होने के कारण विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए ऐसे में पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कॉलेज पुस्तकालय में छात्रों की ज़रूरत के हिसाब से पुस्तकों का संग्रह होता है। इसमें पाठ्यक्रम की पुस्तक, कंपटीशन संबंधी पुस्तक, ज्ञानकोश,
सामान्य ज्ञान, कहानियों आदि की कहानियों आदि का आदि क्या है इसमें प्रमुख है। शोध या विकास में, मैंने पढ़ा दिया था क्या वाला क्वेश्चन? हाँ चलो फिर भी दोबारा पढ़ लो, नहीं पढ़ा या पढ़ा दिया बाद में देखेंगे तो। औपचारिक शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय में निम्नलिखित भूमिका होती है। इस प्रकार की शिक्षा में जो कि प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक संस्थाएं तो नहीं होती, इसलिए अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका निम्नलिखित है, जैसे खुला विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, इग्नू तथा नालंदा खुला विश्वविद्यालय आदि के माध्यम से अनेक छात्र अध्ययन कर रहे हैं और उसे सीधी शिक्षा नहीं मिल पाती, और ऐसे में पुस्तकालय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वयस्कों की शिक्षा, पुस्तकालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वयस्क लोग शिक्षा के लिए विद्यालय वगैरह नहीं जा सकते, अतः उनके लिए पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। निरक्षरों की शिक्षा, पुस्तकालय तथा निरक्षरों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। इसके तहत चित्रों के माध्यम से या कहानी के माध्यम से निरक्षरों को शिक्षा दिया जाता है ताकि वे आसानी से समझ सकें। विकलांगों की शिक्षा, पुस्तकालय तथा विकलांगों में शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जाता है। विकलांग लोग शिक्षण हेतु किसी अन्य जगह जाने या पुस्तक हेतु किसी अन्य जगह जाने में कष्ट महसूस करता है, जबकि पुस्तकालय में यह एक जगह मिल जाता है और इधर उधर जाने से भी बच जाते हैं। कामकाजी समूह की शिक्षा, पुस्तकालय और कामकाजी समूह की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है तथा किसान, कारीगरों, व्यवसायी आदि की शिक्षा की व्यवस्था भी पुस्तकालय द्वारा की जाती है। मूल्यांकन, इस तरह हम देखते हैं कि पुस्तकालय का औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। खासकर अनौपचारिक शिक्षा में, जहाँ शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, वहाँ पर पुस्तकालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के हर रूप में पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण है और यह शिक्षा क्षेत्र में आधार स्तंभ की तरह क्या करता है, काम करता है। डॉक्टर रंगनाथन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किए गए ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों का विवरण करो। जैसा कि तुमको पता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो उनका जो पूरा नाम है ना, एस आर रंगनाथन का, एस आर और रंगनाथन, तो उसका जो पूरा नाम है ना, इसका नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन। भारतीय ग्रंथालय विज्ञान के जनक है। क्या नाम है उनका? सयाली रामामृत रंगनाथन, भारतीय ग्रंथालय विज्ञान के जनक है। ग्रंथालय विज्ञान के महान विचारक के रूप में प्रख्यात है। उनके मौलिक विचारों में ग्रंथालय के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके नई दिशा प्रदान की है। उनके उल्लेखनीय योगदानों में ग्रंथालय विज्ञानों में पंचसूत्रों का नाम सर्वप्रथम आता है। रंगनाथन ने सर्वप्रथम इन सूत्रों का प्रतिपादन सन 1928 में कब किया था? प्रतिपादन कब किया था? 1928 में। कब किया था? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज से अन्नामलाई नगर में किया था और सन 1931 में इसका प्रकाशन हो गया था। 1928 में तो क्या किया था इन्होंने? प्रतिपादन किया था, और 1931 में क्या किया इन्होंने? इसका प्रकाशन किया था। उसका नाम क्या दिया गया? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इन 5 सूत्रों से पुस्तकालय का संपूर्ण उद्देश्य समाहित किया गया है। यह पंचसूत्र निम्न प्रकार है। ये पंचसूत्र निम्न प्रकार है। कौन कौन से? पुस्तकें क्या होने चाहिए? उपयोग के लिए होनी चाहिए, बुक आर फॉर यूज। दूसरा क्या है?
प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले। एवरी रीडर हिज हर बुक्स, या पुस्तकें बुक्स आर बुक्स आर फॉर ऑल। तीसरा है एवरी बुक्स हिज या हर रीडर। चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पांचवा है लाइब्रेरी ऑफ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पुस्तक के उपयोगार्थ है, पुस्तकें पाठक को उसकी पुस्तकें मिले, पुस्तकें प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाओ, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। ग्रंथालय कैसी संस्था है? वर्धनशील संस्था है। इसका जो दूसरा नियम है ना, वो ध्यान रखना। प्रत्येक पाठक को उसकी वस्तुएं मिले, या पुस्तकें स्वार्थ है, मतलब बुक्स फॉर ऑल, सबके लिए है बुक्स। ये बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। रंगनाथन ने इन 5 सूत्रों को ग्रंथालय कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत, प्रमुख तथा आदर्श सिद्धांत मानते हैं। ये पंचसूत्र आज भी उतने प्रासंगिक है जितने कि सन 1931 में थे। पुस्तकें उपयोगार्थ है। डॉक्टर रंगनाथन के ग्रंथालय विज्ञान ने 5 सूत्र दिए, जिनमें से प्रथम सूत्र का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र यह जोर देता है कि पुस्तकों का अत्यधिक उपयोग हो। पुस्तकों का क्या हो? अत्यधिक उपयोग हो। रंगनाथन ने अपने सूत्र को में साफ साफ कहा है कि ग्रंथ क्या है? उपयोगार्थ है। कब कहा? 1931 में हुआ था, 1928 में इन्होंने काम शुरू किया था। यानी कि पुस्तक उपयोग के लिए होती है, न कि इसे लॉकर में रखकर या सिर्फ संरक्षित किया जाए। साधारणतः उस काल में पुस्तकों के उपयोग से ज़्यादा उसके संरक्षण पर जोर दिया जाता था। पहले प्रथम सूत्र की रक्षा के लिए रंगनाथन के निम्न बातों पर जोर दिया। पहला कौन सा है? ग्रंथालय का स्थान निर्धारण करना। सबसे पहले तो स्कूल में जो लाइब्रेरी, उसका स्थान निर्धारित होना चाहिए। ग्रंथालय का स्थान निर्धारित ऐसे जगह पर होना चाहिए जो खासकर नगर या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के केंद्र में स्थापित किया जा सके, जिससे वहाँ के आसपास के कॉलेजों के छात्र छात्राओं अथवा पाठकों को ज़्यादा असुविधाओं का सामना न करना पड़े और अपने कम समय में ग्रंथालय का उपयोग कर सके। जन ग्रंथालय को प्रमुख बाजार या स्टेशन आदि के समीप भी स्थापित किया जा सकता है। जन ग्रंथालय को प्रमुख बाजार में कर दो या स्टेशन आदि के समीप भी किया जा सकता है, जिससे पाठकों को कम से कम समय ग्रंथालय तक पहुंचने में नष्ट हो और पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि होगी। अबाध प्रवेश प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम मतलब क्या है? ये ग्रंथालयों के ओपन एक्सेस सिस्टम का महत्व प्रथम सूत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब पाठक अपनी मर्जी से पुस्तक के रैक तक जाएगा तो निश्चित रूप से पुस्तक का उपयोग बढ़ेगा। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में आम आदमी भी समय अभाव के कारण ओपन एक्सेस सिस्टम वाले दुकान या शॉपिंग मॉल में खरीदारी में रुचि रखता है। आपको पता है कि अपन मॉल में जाते हैं तब अपन किस जगह जाना पसंद करते? एक दुकानदार खुद अपने हाथ से सामान दे रहा है या खुद हम अपनी इच्छा से खुद के हाथ से अपना सामान उठा रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि जहाँ महंगी जगह मॉल वगैरह में क्या करते हैं? अपन खुद जाते हैं, सामान अपना उठाते हैं, खुद खरीदते हैं, पैसे दे के आ जाते हैं। उसी प्रकार ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जब पाठक रैक तक पहुंचेगा, अपनी पसंदीदा बुक उठाएगा, तो स्वाभाविक से बुक एक उसे पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा उसको। ये है। नेक्स्ट देखते हैं निधानी या रैंक व्यवस्थापन। निधानी, इसको बोल देंगे सेल्फ अरेंजमेंट।
सेल्फ अरेंजमेंट। विषयानुसार आनुवर्गिक विस्थापन, मतलब आनुवर्गिक मतलब क्लासिफाइड अटैच वो, देखिए से क्लासिफाइड एट एंड एजमेंट अटैचमेंट अटैचमेंट। सॉरी ये थोड़ा सा अलग से लिख नहीं रहा था तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या लिख रहा है। इसका मतलब है अटैचमेंट, क्लासिफाइड अटैचमेंट। क्लासिफाइड अटैचमेंट द्वारा पाठक के समय की बचत होगी, क्योंकि उसको विषय से संबंधित समस्त उपलब्ध ग्रंथ एक ही स्थान पर सुलभ हो जाते हैं और अनेक स्थानों पर भटकना नहीं पड़ता। इससे पुस्तकों के उपयोग में इससे पुस्तकों के उपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, सूची ऐसा उपकरण है जो पाठकों तथा कर्मचारियों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है और उनको बताता है कि कोई पुस्तक कहाँ है। निसंदेह भली भांति निर्मित सक्षम अद्यतन अप टू डेट, इसका मतलब होता है अप टू डेट सूची पाठकों तथा कर्मचारियों का समय बचाने में सहायक सिद्ध होती है। इससे पाठ्य पुस्तकों तक पहुंचा जा सकता है। इससे पुस्तकों के उपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। सहायक क्रम विस्थापन, सहायक क्रम में व्यवस्थापन द्वारा पाठक के समय की बचत होती है, क्योंकि उसको विषय से संबंधित विषय की पुस्तक भी समस्त उपलब्ध ग्रंथ एक स्थान पर एक स्थान पर सुलभ ही प्राप्त हो जाते हैं और अनेक स्थानों पर भटकना नहीं पड़ता। सहायक क्रम व्यवस्थापन से तात्पर्य है कि सहायक विषयों की आसपास रखना, जैसे कि इतिहास है, इतिहास की पुस्तकों को राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र के साथ रखना, बायोलॉजी की पुस्तकों केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ रखना। इससे पुस्तकों के उपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूची क्या है? बिब्लियोग्राफी। आजकल अनेक प्रकार के ग्रंथ संदर्भ सूचियां निर्मित तथा प्रकाशित की जाती है, जो कर्मचारियों तथा पाठकों को पाठ्य सामग्री चुनने में सहायक सिद्ध होती है। अतः ग्रंथालयों को उनको अवश्य क्रय करना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है? आजकल अनेक प्रकार के ग्रंथ संदर्भ सूचियां निर्मित तथा प्रकाशित की जाती है। ग्रंथ संदर्भ सूचियां प्रकाशित किया जो कर्मचारी तथा पाठकों को पाठ्य सामग्री चुनने में सिद्ध होती है। अतः ग्रंथालयों को इनका अवश्य क्रय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रंथालयों को पाठकों की मांग पर अथवा संभाव्य उपयोग पर आवश्यकता अनुसार ग्रंथ संदर्भ सूची तथा अध्ययन सूची निर्मित करनी चाहिए। इससे पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि की जा सकती है। सीधी सीधी बात है कि इनका पुस्तकों का चार्ट बनाना चाहिए कि कितनी पुस्तक कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखी रखी हुई है। उन ग्रंथों का ग्रंथालय सूची, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची, ग्रंथों की सूची बनाई जानी चाहिए। ठीक है। संदर्शिकाएं, गाइड्स। ग्रंथालय में मुख्य द्वार पर ग्रंथ भंडार, स्टैक रूम में तथा सूची आदि में आवश्यकतानुसार संदर्शिकाएं लगाकर भी पाठकों को दुविधा पहुंचाई जा सकती है और उनके समय की बचत की जा सकती है। इससे पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि होगी। संदर्भ सेवा, ग्रंथालय में आनुवर्गिक विस्थापन सूची तथा अनेक संदर्शिकाओं के साथ भी अनौपचारिक व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसी को संदर्भ सेवा कहते हैं। इसका प्रमुख कारण वर्गीकरण पद्धति तथा सूची की जटिलताएं हैं। निसंदेह सक्षम संदर्भ सेवा द्वारा पाठकों के समय के क्षय की रक्षा की जा सकती है और उन्हें ग्रंथालय सेवा के महत्व से अवगत कराया जा सकता है। इससे पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि होती है। मतलब क्या है संदर्भ सेवा? क्या है? ग्रंथालय के आनुवर्गिक विस्थापन यानी क्लासिफाइड अरेंजमेंट जो ग्रंथालय में होता है, तो
अनेक संदर्शिका गाइडेंस, वो गाइडेंस नहीं गाइडेंस के साथ भी अनौपचारिक व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसी को संदर्भ सेवा कहते हैं। इसका मुख्य कारण वर्गीकरण पद्धति तथा सूची की जटिलताएं हैं। निसंदेह सक्षम संदर्भ सेवा द्वारा पाठकों के समय की रक्षा की जा सकती है तथा उन्हें ग्रंथालय सेवा के महत्व से अवगत कराया जा सकता है। इससे पुस्तकों के उपयोग में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले, पुस्तक मिले। ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से द्वितीय सूत्र का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। ग्रंथालय विज्ञान की द्वितीय सूत्र पर जोर देता है कि पुस्तकों को उसका पाठक मिले, यानी पुस्तक अगर पुस्तकालय में है तो लायक पाठक मिले। ग्रंथालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र यह जोर देता है कि पुस्तकें स्वार्थ है, उपयोग के लिए है, यानी कि पुस्तकें सभी के लिए है, न कि किसी खास वर्ग के लिए। पुराने समय में सिर्फ अमीर लोग ही पुस्तक पढ़ पाते थे, परंतु रंगनाथन के इस सूत्र ने के माध्यम से सबको पुस्तक पढ़ने का अधिकार पर जोर दिया है। द्वितीय सूत्र की रक्षा के लिए रंगनाथन निम्न बातों पर जोर दिया है। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र में कार्यान्वित निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। राज्य का उत्तरदायित्व, पाठकों को उनकी पुस्तक मिले। राज्य का उत्तरदायित्व, पाठकों को उनकी पुस्तक मिले, यह सबसे पहले सरकारों का उत्तरदायित्व है। इसे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार कार्य करती है। अतः दोनों सरकारों का दायित्व है कि अपने सभी जनता को उसकी महत्व के पुस्तक उपलब्ध कराएं। सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूल के छात्रों को उनकी पुस्तक मुफ्त में दे रही है और द्वितीय सूत्र की रक्षा है। सरकार प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को क्या दे रही, पुस्तकें मुफ्त में दे रही है, जो क्या है, द्वितीय सूत्र की रक्षा है। कि क्या द्वितीय सूत्र क्या है, पुस्तकों को उसका पाठक मिले और पुस्तकें सभी के लिए हैं। मैंने ठीक है। बी पॉइंट है, समुचित धन का प्रबंध, धन की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। इसके लिए सरकार को पुस्तकालय अधिनियम बनाने चाहिए और उनमें पुस्तकालय हेतु कर या टैक्स का प्रावधान होने क्योंकि किसी भी लाइब्रेरी के लिए समुचित धन की व्यवस्था या प्रबंध आवश्यक है और तभी पुस्तकालय सुचारू रूप से चल पाएगा। ग्रंथालय अधिनियम, हर एक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए कि जिससे ग्रंथालय अपने विकास की ओर आगे बढ़ सके तथा राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अधिनियम बनाए एवं उसमें पुस्तकालय कर टैक्स का प्रावधान हो। यह कर लाइब्रेरी केस या पुस्तकालय अधिकार कहलाता है। पुस्तकालय अधिकार कहलाता है। डी है समन्वय। डी क्या है, समन्वय। पुस्तकालयों को आपस में समन्वय होना चाहिए जिससे पाठक को आसानी हो। सरकार का दायित्व है कि सारे पुस्तकालयों के लिए कोऑर्डिनेशन लागू करे। पुस्तकालय में कोऑर्डिनेशन कमेटी लागू करे। दूसरा है ग्रंथालय प्राधिकरण। ग्रंथालय प्राधिकरण का दायित्व, पाठकों को उनकी पुस्तकें मिले और सबसे पहले सरकारों का उत्तरदायित्व है, परंतु पुस्तकालय प्राधिकार की भूमिका भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पुस्तकालय प्राधिकार ऐसे पुस्तकों की खरीद करे जो पाठकों हेतु उपयोगी नहीं हो तो पाठकों को उनकी पुस्तकें नहीं मिल पाएगी, तथा अगर पुस्तक हो भी और पुस्तकालय प्राधिकार का रवैया
उदासीन हो तो पाठकों को उनकी पुस्तकें नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार पुस्तकालय प्राधिकार की भूमिका भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। पुस्तकों का चयन। पुस्तकों का चयन। पुस्तकालय प्राधिकार को चाहिए कि पाठकों की ज़रूरतों के हिसाब से पुस्तकों का चयन करे। जैसे कि अगर कोई पुस्तकालय में अधिकांश पाठक हिंदी माध्यम के हो तो हिंदी माध्यम की पुस्तकों के चयन होनी चाहिए। पुस्तकों के चयन के लिए सर्वे करना चाहिए। अथॉरिटी को पुस्तक चयन की में पाठकों की इच्छा पर ध्यान देना चाहिए। सिंपल कलेक्शन पर जोर देना चाहिए। कर्मचारी चयन। ग्रंथालय या अथॉरिटी का बहुत बड़ा दायित्व है कि वह स्टाफ का सही चयन करे। एक पुस्तकालय कर्मचारी का क्वालिफिकेशन कम से कम लाइब्रेरी साइंस का होना चाहिए। अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान हो गया अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान हो गया है कि कर्मचारी का चयन सही या ठीक ढंग से करे, क्योंकि सही कर्मचारी ही पाठकों को उसकी पुस्तकें पहुंचा सकता है। खुला द्वार प्रणाली। खुला द्वार प्रणाली। ये दो प्रकार के होते हैं, खुला द्वार प्रणाली और बंद द्वार प्रणाली। खुला द्वार प्रणाली, बंद द्वार प्रणाली। खुला द्वार प्रणाली में पाठक खुद पुस्तकालय में रैक में जाकर पुस्तक लेते। बंद द्वार प्रणाली में उसको पुस्तकें लाकर दी जाती है। अथॉरिटी का कर्तव्य है कि पाठकों की इच्छा अनुसार पुस्तक को ढूंढ कर दें। हालांकि खुला द्वार प्रणाली ज़्यादा कारगर है। विस्तार सेवा। यह जगह से दूसरे जगह पुस्तकालय सेवा पहुंचाने को विस्तार सेवा कहते हैं। विस्तार सेवा क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पर पुस्तकालय सेवा पहुंचाने को विस्तार सेवा कहते हैं। विस्तार सेवा के द्वारा लाइब्रेरियन आसानी से पाठक तक पहुंच सकते हैं। ग्रंथालय कर्मचारियों का दायित्व। ग्रंथालय कर्मचारियों का दायित्व। यह पुस्तकालय अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने अंदर सेवा भावना रखे। पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को संभाव्य तथा कोमल हृदय होना चाहिए। कर्मचारियों का दायित्व है कि वे विभिन्न टूल्स के विषय के पाठक को बताएं कि एक पाठक क्या चाहता है, उसे कौन सी किताब चाहिए, उसके विषय में पाठक को पूरी जानकारी दें। पुस्तकालय कर्मियों का व्यवहार हमेशा मृदुसाई होना चाहिए। उससे पाठकों के मनोभावी को समझना चाहिए और उसका व्यवहार भी अति सुंदर होना चाहिए। पाठकों का दायित्व। पाठकों का दायित्व बनता है कि लाइब्रेरी में शांतिपूर्वक पढ़े। किसी भी प्रकार का नुकसान किए बिना पुस्तकों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम पुस्तकों का उपयोग कर वापस लौटा दें। सहयोग की भावना रखें तथा ठीक ढंग से पुस्तकों का इस्तेमाल करें। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से पुस्तकों का इस्तेमाल करें। प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले। ग्रंथालय विज्ञान का तृतीय सूत्र प्रथम सूत्र की भांति ग्रंथों से ही संबंधित है और द्वितीय सूत्र का पूरक है। तृतीय भी प्रथम सूत्र की भांति क्या है? द्वितीय सूत्र का पूरक है। इस सूत्र के अनुसार प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक मिलना चाहिए। पुस्तक के अनुसार ही पाठक मिलना चाहिए। इस सूत्र की संतुष्टि हेतु आधुनिक ग्रंथालयों में अनेक युक्तियों को अपनाया जाता है, जिनकी संक्षिप्त विवरण इस तरह की गई। ग्रंथ चयन। तृतीय सूत्र ग्रंथालय को केवल उन पुस्तकों को चुनने की सलाह देता है जिनका अधिकांश पाठकों द्वारा पढ़ने की संभावना हो। ऐसे ग्रंथ हो जिनकी मांग कुछ भी हो, पाठकों के द्वारा हो, उनको क्रय करने के बजाय अंतर ग्रंथालयीन आदान पर मांगना उचित रहता है। अबोध प्रवेश प्रणाली। आधुनिक ग्रंथालयों में अबोध प्रवेश प्रणाली, जिसको ओपन एक्सेस सिस्टम कहते हैं, अपनाकर पाठकों को प्रत्येक ग्रंथ का परीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाता है और इस प्रकार अधिकांश पुस्तकों को पाठक प्राप्त होता है। आनुवर्गिक विस्थापन। यदि ग्रंथों को नियमानुसार तर्कसंगत और सहायक वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो
अधिकांश ग्रंथों को पाठक प्राप्त होने की संभावना रहती है। ठीक है। अगला है नई पुस्तकों का प्रदर्शन। नाबावत ग्रंथों को अलग से प्रदर्शित करने में भी उनको शीघ्र अतिशीघ्र पाठक प्राप्त हो जाने की संभावना रहती है। अतः पुस्तकालय को चाहिए कि नवीन पुस्तकों की डिस्प्ले बोर्ड में प्रदर्शित करे ताकि पाठक उस पुस्तक की ओर आकर्षित हो सके। निधान विस्थापन में परिवर्तन। समय समय पर निधान विस्थापन में परिवर्तन करने से पाठकों तथा ग्रंथों के संपर्क स्थापित हो जाने की संभावना अधिक रहती है। क्या बोला? निधानी व्यवस्थापन, जिसको बोलते हैं सेल्फ अरेंजमेंट। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। समय समय पर निधान विस्थापन में परिवर्तन करने से पाठकों तथा ग्रंथों में संपर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है। ऐसे में कई पुस्तक जो पाठकों की नज़रों से बची रहती है वो भी क्या आ जाती है? सामने आ जाती है। कोने में पड़ी पड़ी जो किताबें होती है ना, वो भी सामने आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सूची। प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक प्राप्त कराने में सूची विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि सूची होगी आपके पास तो वो तुरंत तो देख लेगा कौन सी रेक में कौन सी किताब कहाँ कहाँ रखी है, तो वो निकाल लेगा। सक्षम, व्याख्यात्मक, भलीभांति निर्मित और अद्यतन, अप टू डेट। अद्यतन का मतलब होता है अप टू डेट, है ना। सूची को पाठकों को पूर्णतः सुलभ हो इस दिशा में पूर्ण सहायक सिद्ध होती है। रंगनाथन के अनुसार ग्रंथमाला प्रविष्टियाँ, इनको बोलते क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज, विशेष रूप से तृतीय सूत्र को संतुष्ट करती है। संदर्भ सेवा, यानी एक बात ध्यान रखना, ग्रंथालय प्रविष्टियाँ जो अपन की रेफरेंस एंट्री होती है ना, वो तृतीय सूत्र को क्या करती है? संतुष्ट करती है। तीसरा सूत्र इसमें लगता है। संदर्भ सेवा, सक्षम तथा सहायक व्यक्तिगत सेवा द्वारा ग्रंथों तथा पाठकों के संपर्क स्थापित किया जा सकता है। साधारणतः पाठक वर्गीकृत विस्थापन तथा सूची की जटिलताओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। संदर्भ लाइब्रेरियन ग्रंथों के प्रचारक के रूप में कार्य करते हैं। लोकप्रिय विभाग, ग्रंथालय में अनेक लोकप्रिय विभाग जैसे पत्र पत्रिका प्रकोष्ठ, समाज शिक्षा विभाग आदि स्थापित करके अनेक संभावित पाठकों को ग्रंथालय के प्रति आकर्षित किया जा सकता है, जिसके द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों का भी अध्ययन संभावित रहता है जिन्हें अब तक पाठक प्राप्त नहीं हो सके हैं। प्रचार, आधुनिक ग्रंथालय की तुलना एक दुकान से की जाती है। जिस प्रकार प्रसार आधुनिक व्यापार का एक सक्षम साधन है, उसी प्रकार ग्रंथालय में संग्रहित प्रत्येक ग्रंथ के लिए पाठक प्राप्त करने में भी प्रचार एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। रंगनाथन के अनुसार जब ग्रंथालय अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा रहा है, अपने दृष्टिकोण परिवर्तित कर रहा है और अपनी प्रकृति तथा कार्यों तक परिवर्तन कर रहा है, ऐसी स्थिति में प्रचार का के अभाव में प्रचार के अभाव में जनता को वर्तमान गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, अतः ग्रंथालय प्रचार आवश्यक है। ग्रंथालय प्रचार दो प्रकार से हो सकता है, सामान्य प्रचार और व्यक्तिगत प्रचार। इस प्रकार के प्रचार में किसी ग्रंथालय विशेष का प्रचार नहीं किया जाता है और ग्रंथालय द्वारा ग्रंथालय उपयोगिता को विज्ञापित किया जाता है। व्यक्तिगत प्रचार, इस प्रकार के प्रचार से तात्पर्य किसी ग्रंथालय विशेष में प्रचार से है, जिससे जनसाधारण को उस ग्रंथालय विशेष के संबंध में बताया जा सकता है और इस प्रकार अधिकाधिक पाठकों को आकर्षित किया जाता है। विस्तृत सेवाएं, आधुनिक ग्रंथालय पाठकों को केवल ग्रंथ सेवा ही प्रदान नहीं करते, अपितु वे सामाजिक केंद्र अथवा सामुदायिक केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। अतः यहाँ निरीक्षरों हेतु पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों का वाचन होता है। इसके अतिरिक्त पांडुलिपियों का अनुवादन का कार्य, अध्ययन प्रकोष्ठों का गठन, व्याख्यान, संगीत, नाटक तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा सकता है। बालकों के लिए कहानियों और समाचारों का एक समय निश्चित किया जाता है।
इस प्रकार ग्रंथालय की गतिविधियों के विस्तार करते हुए अधिकाधिक सामान्य पाठकों को ग्रंथालय की ओर आकर्षित करके तृतीय सूत्र से संतुष्ट किया जा सकता है। आधुनिक किताबों का संस्करण। अभी के आधुनिक युग में लोग नए नए ग्रंथ पढ़ना अत्यधिक पसंद करते हैं, इसलिए ग्रंथालयों की नई नई तथा अच्छी अच्छी किताबों का होना आवश्यक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन किताबों का उपयोग कर सकें और इस प्रकार प्रत्येक ग्रंथ में उसका पाठक आसानी से मिल सके। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। सूचना प्रौद्योगिकी के ज़माने में अब सूचना पाना आसान हो गया। अब आसानी से इंटरनेट के जरिए प्रत्येक पाठक को अपना उनका मनपसंद किताब मिल जाता है तथा इस प्रकार रंगनाथन के तृतीय सूत्र प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले की पूर्ति हो जाती है। अतः पुस्तकालयों को चाहिए कि अपने पुस्तकों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित करें ताकि पाठक आसानी से पुस्तकों तक पहुंच सके। पाठक का समय बचाएं। इनको तो आज खत्म करेंगे। पाठकों का समय बचाएं हो सका तो। डॉक्टर रंगनाथन के जो डॉक्टर रंगनाथन के ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए है। चतुर्थ सूत्र है सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स। काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में सभी के पास समय का अभाव है, अतः इस सूत्र के माध्यम से रंगनाथन साहब ने कहा है कि पाठ्य पुस्तकों के पाठकों को अधिक समय नष्ट न हो ताकि पाठक बार बार पुस्तकालय उपयोग को आए। ग्रंथालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र भी द्वितीय सूत्र की भांति पाठकों की ओर से ही आगम करता है, अप्रोच करता है। यदि पाठकों की मानसिक भूख को तत्काल शांत नहीं किया जाए तो वह नष्ट हो जाती है। पाठकों की बाह्य विषयक और अधिकरण विषयक दोनों प्रकार के समय की बचत करना चाहिए। इसके साथ ही पाठकों के समय की बचत के साथ कर्मचारियों के समय की बचत भी करना चाहिए। वास्तव में यह सूत्र ग्रंथालय प्रशासन तथा संचालन में सुधारों और पाठकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के प्रति जोर देता है। रंगनाथन ने अपने प्रथम सूत्र को साफ साफ कहा है कि पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ यूजर्स, या यूजर्स को आप रीडर्स भी कह सकते हैं। चतुर्थ सूत्र की रक्षा हेतु इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ग्रंथालय का स्थान निर्धारण, लोकेशन बढ़िया होनी चाहिए। ग्रंथालय का स्थान निर्धारण ऐसे जगह करना चाहिए जहाँ जो खासकर नगर, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के केंद्र में स्थापित किया सके, जैसा कि आसपास के कॉलेजों और छात्रों को पाठकों को ज़्यादा असुविधाओं का सामना न करना पड़े और अपने कम से कम समय में ग्रंथालय का उपयोग कर सकें। जन ग्रंथालय को प्रमुख बाजार, स्टेशन आदि के समीप स्थापित किया जाए तो अच्छा रहता है, जिससे पाठकों का कम समय ग्रंथालय तक पहुंचने में नष्ट हो। बड़े नगरों में शाखा ग्रंथालयों की स्थापना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रंथालय सेवा स्थापित करने की अनुशंसा की जाती है। संक्षिप्त में ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी पाठक को ग्रंथालय तक पहुंचने में अधिक समय नष्ट ना हो। अबाध प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम लगाओ ना। ग्रंथालयों के अबाध प्रवेश प्रणाली का प्रचलन चतुर्थ सूत्र के प्रभाव से ही हुआ है। अप्रवेश प्रणाली में पाठक को ग्रंथ भंडार में जाने की भी तथा अभिष्ट ग्रंथ चयन करने की अनुमति नहीं होती, अतः पाठक सूची की सहायता से ग्रंथ चुनता है और सूची द्वारा उसको खोज कर लाने तक प्रतीक्षारत रहता है। ग्रंथ न मिलने पर पुनः सूची की सहायता से ग्रंथ मिल जाने पर उसको पाठक को अनुपयुक्त सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार उसका पर्याप्त समय नष्ट होता है। इस स्थिति में अबाध मुक्त प्रवेश प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम द्वारा समाप्त किया जाता है। पाठक स्वयं ग्रंथ चुनते समय नीरसता अनुभव नहीं करता। इसके साथ साथ कर्मचारियों का समय भी बचता है। निधानी विस्थापन, विषय अनुसार अनुवर्गिक विस्थापन द्वारा पाठक के समय के क्षय की रक्षा होती है, क्योंकि उनको विषय से संबंधित समस्त उपलब्ध ग्रंथ एक स्थान पर सुलभ हो जाते हैं और अनेक स्थानों पर भटकना नहीं पड़ता। चतुर्थ सूत्र की पूर्ति होने के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों को ठीक उसी क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इन पुस्तकों की अधिक मांग हो
जैसे कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, कविताएं, जीवन चरित्र आदि को उनको परिसंचरण पटल के समीप पहले रखना चाहिए और फिर आवश्यकता अनुसार बाद में। इससे पाठकों का समय बचेगा। सूचीकरण और वर्गीकरण। सूचीकरण ऐसा उपकरण है जो पाठकों कर्मचारियों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री से संबंध में सूचना आदान प्रदान करता है और उनको यह बताता है कि पुस्तक कहाँ है। निसंदेह भली भांति निर्मित सक्षम उद्यतन निसंदेह निर्मित सक्षम उद्यतन सूची पाठकों में कर्मचारियों का समय बचाने में सहायक सिद्ध होता है। सूची में विशेष रूप से विशेष विषय विश्लेषक प्रविष्टि सब्जेक्ट एनालाइज एंट्रीज के अभाव में पाठकों के समय की हानि होती है। इन प्रविष्टियों के निर्माण के समय अधिक समय लगता है, परंतु यदि इनकी इनकी निर्मित नहीं किया गया तो अनेक पाठकों का समय पुनः पुनः नष्ट होगा। ग्रंथ संदर्भ सूची बिब्लियोग्राफी। आजकल अनेक प्रकार के ग्रंथ संदर्भ सूचियाँ निर्मित तथा प्रकाशित की जाती है जो कर्मचारियों तथा पाठकों को पाठ्य सामग्री चुनने में सहायक सिद्ध होती है। अतः ग्रंथालय में उनको अवश्य क्रय किया जाना चाहिए। अतः अतिरिक्त ग्रंथालयों के पाठकों पर मांग तथा संभाव्य उपयोग कर आवश्यकतानुसार ग्रंथ संदर्भ सूचियाँ तथा अद्यतन सूचियाँ निर्मित होनी चाहिए। संदर्शिकाएँ संदर्शिकाएँ ग्रंथालय के मुख्य द्वार पर ग्रंथ भंडार में तथा के सूची आदि की आवश्यकता अनुसार संदर्शिकाएँ लगाकर भी पाठकों की सुविधा पहुंचाई जा सकती है। उनके समय की बचत की जा सकती है। संदेशिकाओं का सर्वाधिक आवश्यकता ग्रंथ भंडार है। रंगनाथन ने अनेक प्रकार के संदेशिकाओं की चर्चा की है, जैसे नियोजन संदेशिकाएँ, संकेत संदेशिकाएँ, निर्धारित संदेशिकाएँ, पुस्तक टिकली। इन सबकी आवश्यकता भंडार गृह में पड़ती है। संदर्भ सेवा ग्रंथालय में आनुवर्गिक विस्थापन सूची तथा अनेक संदर्शिकाओं के साथ भी अनौपचारिक व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसे ही संदर्भ सेवा कहते हैं। इसका मुख्य कारण वर्गीकरण पद्धति तथा सूची की जटिलताएं हैं। निसंदेह सक्षम संदर्भ सेवा द्वारा पाठकों के समय की क्षय की रक्षा की जा सकती है और उनकी ग्रंथालय सेवा के महत्व को अवगत कराया जा सकता है। ग्रंथों का परिसंचरण। ग्रंथों के परिसंचरण विधि ऐसी होनी चाहिए जैसे पाठकों कर्मचारियों को कम से कम समय लगे। परिसंचरण से तात्पर्य ग्रंथों के आदान प्रदान से है। विदेशों में भी अनेक यांत्रिक विधियों का आविष्कार ग्रंथ आदान प्रदान के लिए किया जा रहा है। भारत अभी उस स्थिति में नहीं है, फिर भी हमारे देश के लिए सर्वोत्तम विधि ब्राउन प्रणाली मानी जाती है, जिसमें ब्राउन प्रणाली क्या है, जिसमें ग्रंथ को आदान प्रदान के अन्य अनेक विधियों की तुलना में काफ़ी कम समय लगता है। वर्तमान समय भारत में भी अधिकांश पुस्तकालय परिसंचरण हेतु कंप्यूटर और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि RFID तकनीक का भी उपयोग कर रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि RFID क्या होती है। सहकारी या केंद्रीकृत या वर्गीकृत तथा सूचीकरण। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि पाठकों का समय बचाने के लिए कर्मचारियों का समय बचाना आवश्यक है। अतः आधुनिक समय में सहकारी सूचीकरण की अनुशंसा की जाती है। इसमें विभिन्न ग्रंथालय कार्य से मुक्त हो जाते हैं और मुद्रित सूची पत्रक कार्य क्रय कर लेते हैं। विशाल ग्रंथालय में जहाँ अनेक विभाग तथा शाखाएं होती है, यह कार्य केंद्रीय ग्रंथालय में किया जाता है। कर्मचारियों का समय बचाने के अतिरिक्त सहकारी तथा केंद्रीकृत वर्गीकरण और सूचीकरण के अन्य मुख्य फायदा मितव्ययता, एकरूपता, परिशुद्धता तथा मानकीकरण आदि है। ग्रंथालय कार्य पद्धति में पत्रक प्रणाली का उपयोग। अनुभव के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि कार्य पद्धति में पंजी प्रणाली की अपेक्षा पत्रक प्रणाली में ने अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि एक ही पत्रक आवश्यकता अनुसार अनेक स्थानों तथा कार्यों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ग्रंथालयों में पत्रक प्रणाली कुछ अन्य कार्यालयों तथा संस्थाओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी है।
अतः कर्मचारियों का समय बचाने के लिए आधुनिक ग्रंथालयों में भी पत्रक प्रणाली का उपयोग वांछित है। आज के लिए इतना ही, कल से हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, 5वां रूल है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।